जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। पिक्चर लेने वाले ख़वातीनो हजरात मुतवज्जे हों, पहले ये पिक्चर ले लें, अगर नहीं पिक्चर ली तो सारी, और साथ साथ सवाल भी करते रहें जिनका कोई मसला है अभी तक जो बात हुई। वैसे सवाल करना नहीं चाहिए, सवाल सवालों में जाके करना चाहिए। ज़बानी कलामी गपशप लग रही है, न्यूमेरिकल करके सामने आती है चीज़ है, क्या ख्याल है? बहरहाल सवाल फिर भी कोई है तो कर लें, फ़ोटो छेती खिंच लो। उसके बाद ये क्वालिफाइंग एसिड वाली डिस्कशन की थी आपके साथ, इसकी पिक्चर ले लें। इस तरफ रखता हूं मैं ताकि आप लोगों के नज़दीक रहे। अच्छा जी, उसके बाद ये चूँकि ऐसे ही था, बदल बदल के कर रहे थे, इसको छोड़ें। केसेस तो यही दो थे जो समझाने की कोशिश की थी। ये पिक्चर ले लें। अब क्वेश्चन नंबर, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ये भी रहेगी होगी शायद, बहरहाल ये तो आपने नोट कर ली होगी। समझ आ रहा है? समझ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इसको करने के लिए ओनली 1 मिनट है। पेज नंबर 58, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी पहले कुछ क्वेश्चन हैं सवाल इस चैप्टर में, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें हम टॉपिक इंशाल्लाह सीख लेंगे, यहीं से पास पेपर का लेवल बना लेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ जी, बस ठीक है, अंग्रेजी लिखते रहें 1-2 दिन जब तक याद ना हो जाए। पर्चे में तो शायद ज़बानी भी कर लिया करेंगे हम, ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, लेकिन इतना को लिख लेंगे तो हर्ज नहीं है, टाइम नहीं लगता इतना ऐसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। हाँ जी, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1 मिलियन ऑन यकम जनवरी 12 एट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ऑन यकम मार्च 12 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ऑन विच डेट ही ऑल्सो मेड फर्स्ट पेमेंट। तो लोन रिसीव किस दिन हुआ है जी? यकम जनवरी को, लेकिन वर्क किस दिन स्टार्ट हुआ है जी? यकम मार्च को, और फर्स्ट पेमेंट भी किस दिन हो रही है? सेम डेट पर ही हो रही है। ठीक है, तो अब ये हमने अपने इस प्रिंसिपल वाले उसमें डाला रूल में। ठीक है जी, यकम जनवरी 12, फिर यकम मार्च 12, और फिर ये भी यकम। तो लेटर क्या बना? तो कमेंसमेंट डेट बन गई फिर यकम मार्च। इस दिन से इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है। और फिर वो कह रहा है
कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 12। इसका मतलब इस दिन क्या हो जाएगा, सीजेशन। अब कितने महीने बने इसके दरमियान, 8 माह, 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होना है, कैपिटलाइज। तो अब बैंक से लोन किस दिन आया था, यकम जनवरी को बेटा। तो बैंक से तो यकम जनवरी को लोन आ गया था, बैंक ने तो यकम जनवरी से 31 और साथ ही कहीं लिखा नहीं हुआ, ना भी लिखा हो तो नॉर्मल जम्पशन यही होती है, जब नहीं बताया हुआ तो लोन वापस नहीं हुआ। खुद से कैसे अज्यूम कर लें कि लोन वापस हो गया, हो सकता है 5 साल बाद हो सकता है 8 साल बाद किस्त पे हो, वो तो सवाल बताएगा। तो चुप है तो नॉर्मल जम्पशन क्या है, लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, लोन अभी भी बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाला जाता है लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर। ठीक है, तो 10 लाख का लोन पहले दिन से आखिरी दिन तक आउटस्टैंडिंग रहा पूरा साल, तो इसके ऊपर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता कितना है। अब ये 1.5 लाख तो है पूरा इंटरेस्ट जो बैंक ने लेना है, ये टोटल बोरिंग कॉस्ट थी। 1000 में कर रहा हूं इंटू 15%, कितना आया 150। लेकिन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी करनी है, अब आप इसी 150 को पकड़ लें या फिर यूं करें, मैं तो कहता हूं दोबारा करें, ताकि क्योंकि हमने ये तीनों काम नहीं करने होंगे सवाल में, हमने अक्सर ऐसा होगा सिर्फ यही निकालना होगा, और अगर एक्सट्रैक्ट का सवाल होगा तो ये दोनों निकालने हो सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग इनको हम निकालना सीखें। क्या ख्याल है, ठीक है। तो 150 पर भी आप 8/12 करें तो आ सकता है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं है, मेरा दिल है बस ठीक है वो खत्म हो गया, अब नया करो काम जी। 1 मिलियन इंटू 15% पूरे साल का इंटरेस्ट आया इंटू 8/12, आंसर 100 रुपए का इंटरेस्ट क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। अच्छा, अब बैलेंसिंग 50 भी निकल सकता है, बट मैं तो आपको कहूंगा बार बार इसी को ही करके देखें ताकि पक्का पता लगे कैसे निकालना है। 4/12 जी, कितना आ गया 50। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखें वही टाइमलाइन जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई हुई थी, उस टाइमलाइन पे गौर करें ना जी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब पहले 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं कैपिटलाइज हो सकता, यकम मार्च से कैपिटलाइज होना शुरू हुआ लेकिन 31 अक्टूबर से आगे भी नहीं हो सकता, और फिर ये तो ये येलो वाले दोनों महीने एक्सपेंस, दोनों महीने मतलब 4 महीने, ठीक है, और ये 8 महीने क्या होना है, कैपिटलाइज। ठीक है जी। तो अब इसकी एंट्री मैंने आपको भी सिखाई थी, आप कहोगे जी बिल्डिंग डेबिट कितने से, 100 से, मैंने बिल्डिंग लिख दिया CWIP, मतलब बिल्डिंग भी साल में बन गई ना तो बिल्डिंग की डायरेक्ट ही डेबिट कर दिया। ठीक है, बिल्डिंग डेबिट, फिर अच्छा अलग अलग भी हो सकती है, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 100, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हो अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठी ठीक है अलग अलग। इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL में जाना है कितना 50, और पे कर दिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो इंटरेस्ट पेएबल ले लोगे, इससे कोई मसला। ठीक है जी, ये आपके साल का इंटरेस्ट आपके साल के आखिरी दिन पे भी हो सकता है, अगले साल के पहले दिन भी पे हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये नहीं होता कि 5 साल का लोन है तो इंटरेस्ट भी 5 साल बाद होगा, इंटरेस्ट साथ साथ पे होता रहता है, तो सालाना हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, इंटरेस्ट नॉर्मली साथ साथ पे होगा। लोन एक ही बार भी वापस हो सकता है, लोन किस्तों में भी वापस हो सकता है, वो तो सवाल के अंदर बताया करेगा हमें। ठीक है, किस्तों वाले लोन में जरा इंटरेस्ट निकालना थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा फिर, कि लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता है, वो किस्त पे होने से प्रिंसिपल कम होगा तो अगले साल का इंटरेस्ट भी कम होगा एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी सही है, ओके है, समझ आ गई ये बात। तो फिर 3 के साथ लिखो छोटा सा होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अच्छी बात है, जिन्होंने अभी कर लिया वो घर पे नहीं करेंगे। आ जाइए जी, क्वेश्चन 1 प्रॉपर सवाल अब करते हैं।
रिक्वायरमेंट क्या है? अज्यूमिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर, you are required to prepare the extracts from statement of comprehensive income and statement of financial position. ओए होए मारे गए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है तो सोचो, पहले सोचो, अगर कहानी वही होनी है सवाल में, पहले एडवांस बता देता हूं कि एक लोन भी लेना है, एक एसेट भी बनना है, ठीक है, वही सिचुएशन है, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अब वही चलो पहले पढ़ लो। एक्स बोरोड अ लोन ऑफ 600 on Yakam January 16 at 12% for construction of a building. Interest is payable at the end of, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, साल के एंड पे पेएबल होगा, साल के एंड पे पेएबल होगा, दूसरे साल के एंड पेएबल होगा, तीसरे साल के एंड पे पेएबल होगा और सारी जिंदगी पेएबल रहेगा? नहीं बेटा, एक आज ही ये बात ज़हन में रख लें, आपको सवालों में ये लाइन लिखी मिलती है ना, ये दरअसल एग्रीमेंट वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? यानी जब बैंक और कस्टमर एक्स बैठे होंगे तो उस वक्त कुछ चीजें आपस में बाहम तय हुई होंगी, जिनमें ये होगा, आप बैंक ने कहा होगा आपको हम 6 लाख का लोन देंगे और 12% के हिसाब से इंटरेस्ट हर साल के एंड पे पेएबल होगा। ये होता है एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई लाइन, ठीक है। इसका मतलब हर साल के एंड पे ये पे होना है, यानी साल के एंड पे आपकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होनी है, पेएबल नहीं कर देना खुदा के लिए, इसको को सारी जिंदगी पेएबल ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, इंटरेस्ट नहीं समझ आई? नहीं, रिपीट क्यों रिपीट करूं? नहीं, क्या मतलब समझ नहीं आया? बोलो। नहीं, वैसे ही तुम्हारा चस्का है ये रिपीट वाला, अलग से 5 रुपए कट ठीपा होना चाहिए। नहीं फिर ना 5 रुपए ठीपा निकालो भाई। मैंने बोला है ये इंटरेस्ट पेएबल है, मैंने इतनी जाके कहानी सुनाई है कि आपस में एग्रीमेंट होता है, बैंक कहता है भाई 6 लाख लोन लो, हर साल के एंड पे इंटरेस्ट पेएबल होगा। क्या मतलब? साल के एंड पे पे नहीं करना, पेएबल होगा, फिर दूसरे साल के एंड पे पेएबल होगा, 5 साल बाद लोन देना, फिर इंटरेस्ट फिर भी पेएबल होगा। ऐसा नहीं होता, ये एग्रीमेंट वाली लाइन है भाई। एक बार ध्यान से सुना करो सादी बात को, हर बात रिपीट नहीं करवानी होती हमने, ठीक है। मुझे पता है क्या बात रिपीट करनी होती है, 5 रुपए काट ले होने, मैं पहले रिपीट कर दिया, रखो अपने पास, उसको कहा था। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये वो लाइन है जो एग्रीमेंट में लिखी होती है। इसका मतलब ये होता है कि पहले दिन ये बात आपस में तय हुई है कि ये लोन है, ये लोन 2020 में वापस होगा, लेकिन इंटरेस्ट हर साल के एंड पे किया जाएगा। उस वक्त तो पे किया जाएगा ही बोला जाता है ना, साल के पहले दिन पे तो नहीं ना हो जाता जब लोन लिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये एग्रीमेंट में लिखी हुई लाइन है और इसको बिल्कुल इसी तरह से पूरा किया जाता है क्योंकि ये एग्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब हर साल के एंड पे इंटरेस्ट क्या होगा? पे, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉलोइंग ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन यकम जनवरी, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स भी कर दी और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी 30 सितंबर पे और एस्टिमेटेड लाइफ बिल्डिंग की 5 साल है और सारा लोन जो है वो 2020 में वापस होगा। बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। अब ये सारी बात समझ आ गई कि एसेट है, लोन है, सब कुछ। अब जरा सोच के बताओ पीएनएल में क्या क्या जा सकता है? एक तो इंटरेस्ट जा सकता है अगर वो कैपिटलाइज होने से बच गया तो, और जी हाँ, एसेट कंप्लीट हो रहा है तो अपनी यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट भी होगा। तो पीएनएल के अंदर तो ये 2 चीजें आ सकती हैं। अच्छा, बैलेंस शीट की बात बताओ तो उसमें क्या आ सकता है? उसमें लोन पेएबल होगा। ये लोन पेएबल सारे का सारा चूंकि 2020 में है तो नॉन करंट। अगर किश्तों वाला लोन होता, किश्तों वाला, तो आधा तितर आधा बटेर होता, कुछ करंट में कुछ नॉन करंट में, ऐसे सवाल भी आएंगे, ठीक है। तो लोन पेएबल ने नजर आना है और हाँ जी, नॉन करंट एसेट बिल्डिंग ने नजर आना होगा और बिल्डिंग नजर आती होती है बैलेंस शीट में, आपको पता है, अपनी बुक वैल्यू पे। अब ये चीज सामने रखते हुए एक्सट्रैक्ट पहले दिन ही एक्सट्रैक्ट पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज सामने रखते हुए अब हमने दिमाग के अंदर एक्सट्रैक्ट को जब सोचा तो हमें पता चला कि हमें एक तो एसेट की कॉस्ट चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट होगी तो फिर डेप्रिसिएशन भी होगी और उस एसेट की बुक वैल्यू भी बैलेंस शीट में नजर आएगी। तो डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू ऑफ एसेट के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए?
कॉस्ट। अब अगली मुसीबत पड़ गई, कॉस्ट है तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आती ही आती थी, नवा कॉन्सेप्ट की पड़िया, बोरिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। ठीक है, सही हो गया, और बाकी लोन भी आना है। चलो भी मार्कर काट लो भाई, काट लो भी मार्कर, काट लो भाई, काट लो पाइन। मतलब मेरा ये था कि निकाल के दे दो भाई, ये नहीं कि आप काट के रखो इधर। ले भाई, रिक्वायरमेंट दिमाग के अंदर चल रही है आपके सारी बात। क्वेश्चन बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 5557। ठीक है जी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट है पीएनएल के और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ, तो कंपनी कोई ऐसे XYZ स्टेटमेंट ऑफ। अब सवाल में उसने ये कहा होगा तो एक्सट्रैक्ट जो है ना पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट किस साल के कहे हैं उन्होंने? 2016 लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2016। तो पीएनएल हम यहां पे बना लेंगे, और कंपैरेटिव उसने बोला नहीं है। नजर आ रहा है इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन दो चीजें आनी है, तो 4 लाइनें आपने छोड़ दी इसके लिए, खुला खुला वर्किंग शर्किंग के लिए। उसके बाद कंपनी एबीसी XYZ जो भी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो 2016 के लिए हम यहां पे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना दें। ठीक है जी। अब ₹1000 करना है? ऊपर ही लिख लेता हूं फिर मैं ₹1000। अब जैसे मैंने अर्ज किया, दिमाग में चल रहा है आपके, एसेट की कॉस्ट आएगी, फिर डेप्रिसिएशन निकलेगी, फिर बुक वैल्यू भी निकलेगी। डेप्शन चली जाएगी पीएनएल में, बुक वैल्यू चली जाएगी बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज हमें चाहिए क्या? कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर थोड़ी देर पहले आपको बताया था बिल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जाहिर है मेन चीज तो वही है। ये ना बोरिंग कॉस्ट ध्यान में रखते रखते ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत डालना ही भूल जाओ बिल्डिंग कॉस्ट में, वो तो है ना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिर कोई परमिट फी है, कोई मैप फी है, कोई कंसल्टेंट फी है, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो IAS 16 ने कही थी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कॉस्ट में ऐड करनी है। और फिर नई चीज बोरिंग कॉस्ट, वो है कैपिटलाइज होनी है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बनने में अच्छा खासा अरसा ले रही है। बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जमाई लेकर भाई ने लोन भी लिया है। ठीक है, तो अब अगली चीज, सबसे पहली वर्किंग मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आया करेंगी? नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैंने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लिखा, यह भी बड़ी अहम बात है, कहीं आगे जाके काम आएगी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या फर्क है? कॉस्ट इनकर हो गई जब बिल्डिंग बन गई, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल बनाया, आपके पास लेकर दे दिया, आपने कहा ठीक है 10-15 दिन तक पेमेंट कर देंगे चेक करके, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बिल रिसीव होने के दिन, CWIP डेबिट पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। क्योंकि बिल आने का मतलब ही क्या है? कॉन्ट्रैक्टर से प्रोग्रेस बिल आने का मतलब, प्रोग्रेस बिल कहते हैं इसको, प्रोग्रेस बिल आने का मतलब ही क्या है कि इतनी प्रोग्रेस हो चुकी। तो जितना एसेट तैयार हो गया है वो एसेट कैपिटलाइज करें, पैसे पे किए या नहीं किए इससे कता नजर। तो इसलिए मैंने लफ्ज क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिखा बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखा। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये आगे जाकर सवालों में आएगा ना, मसला तो नहीं हो रहा इससे।
कि 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड होगा और हमें 30 नवंबर पे बिल आएगा, लेकिन उसकी पेमेंट हो रही होगी अगले साल रकम फरवरी पे। अब आप लोग उसको कहोगे नहीं जी पेमेंट तो हुई नहीं इसलिए एसिड में कैपिटलाइज ना करें, तो मारे जाएंगे। क्योंकि कॉस्ट इनकर हो चुकी, ईंटें बजरी सीमेंट सरिया रेत मजदूरी सब कुछ लग चुका है। कॉन्ट्रैक्टर पहले पैसे लगाता रहता है, कुछ एडवांस लिया होता है, फिर पैसे लगाता रहता है, फिर साथ साथ पैसे लेता रहता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। तो बिल देने का मतलब ही उसका यही होता है कि इतना काम हो चुका है, वेरीफाई हम कर चुके हैं, वो आप कहते हैं चलो जी हम भी वेरीफाई करेंगे और पेमेंट आपको रिलीज कर देंगे। तो बिल के दिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर हो चुकी, जिस दिन कॉस्ट इनकर हो चुकी है उस दिन उसको कैपिटलाइज करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस सवाल में तो नहीं होना, आगे किसी में आएगा मसला। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, उसके बाद क्या होता है जी, इस सवाल में नहीं है पर मैं जरा फॉर्मेट पूरा कर रहा हूं, मैप फी, परमिट फी, ताकि सवाल बड़े से बड़ा सवाल भी आ जाए, इधर से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, जो आज हम बातें कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टॉपिक यहीं पे सिमट जाएगा। फिर मैप फी या परमिट फी, फिर कंसल्टेंट फी एटसेट्रा, फिर आपका नया मेहमान बोरोइंग कॉस्ट। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालना कोई मसला नहीं है, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट्स गिवन है, लिख लोगे आप। मैप फी, कंसल्टेंट फी, ये है नहीं सवाल में, हम सारा सवाल पढ़ चुके हैं। और जो आज नई चीज है वो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं यहाँ पे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसकी एक प्रॉपर वर्किंग होगी एक फॉर्मेट पे, ठीक है, वो आज आपको सिखाने लगा, ठीक है। तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। पहले सवाल में, वो दूसरे सवाल में जो दूसरा सवाल करवाया है, ये निकाली थी ना हमने, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकाली थी, नहीं निकाली थी? निकाली थी ना, यही तो निकाली थी। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस आउट, टोटल बोरिंग कॉस्ट, निकाली थी ना, वही निकालनी। लेकिन वो तो एक है स्पेसिफिक लोन का तरीका, उसमें भी और चीजों ने आना है इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर जो हम लिया करेंगे वो हुआ करेगी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह का मतलब क्या है, वो जो वंस वाली पेमेंट्स होती हैं, किसी सवाल में लिख देगा कमिटमेंट फी, प्रोसेसिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज आ जाए, बोरिंग कॉस्ट तो है, ठीक है ना, होगी वंस, लेकिन है तो सही ना, बोरिंग की कॉस्ट तो है। तो सबसे पहले वो चीज आया करती है जो आज हमारे सवाल के अंदर नहीं नजर आ रही, पर तैयारी पकड़ ली हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हुआ करेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी चीज और भी है, वो इस सवाल में नहीं है, अगले में आएगी, पर सुन लो। ये जो स्पेसिफिक लोन है स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है भाई। इसको जरा 25 पे कर दो, बच्चों को सीधी हवा में फेंक दी इन पे तो। अच्छा, ये लोन स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए है, इसका मतलब इस पे इस्तेमाल होगा तो होगा, वरना इसको हाथ नहीं लगाना। अब सारा लोन आकर पहले ही दिन इस्तेमाल नहीं हो जाता, तो जितना अनइस्तेमाल्ड है, जितना अनयूटिलाइज्ड है, अक्लमंदी का तकाजा यही है कि उसको कहीं पर टेम्परेरली इन्वेस्ट कर दिया जाए, फारिग पैसा रखने की बजाय उसको कहीं टेम्परेरली इन्वेस्ट कर दिया जाए, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां से ऑन डिमांड आप, सिक्योर जगह हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जैसे होती है सिक्योर्ड, और ऑन डिमांड आप उनको वापस रिडीम भी कर सकते हो, जैसे प्राइस बॉन्ड जैसे इस तरह कोई चीज होगी, कोई डिमांड डिपॉजिट हो गया, बैंक में जमा करवा दिए कि जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है, लेकिन सिर्फ किस पे आएगा, स्पेसिफिक लोन पे। किस पे? बाकी जो दूसरा जनरल लोन कल पढ़ेंगे, पता नहीं कल पढ़ते हैं या नहीं, बहरहाल उम्मीद है कल पढ़ेंगे। जनरल लोन जो होगा उस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो फारिग पड़ा ही नहीं है,
वो इधर नहीं यूज होगा तो कहीं और हो जाएगा, वहां नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा, वहां नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। स्पेसिफिक लोन के लिए ये स्पेसिफिक रूल है कि जब ये अनयूटिलाइज्ड पोर्शन इसका को पड़ा होता है तो उसको आप इन्वेस्ट करके उससे इन्वेस्टमेंट इनकम कमा सकते हैं। अब अगर इंटरेस्ट लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट दिया, तो ये इंटरेस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो इस लोन को टेम्परेरी इन्वेस्ट करके अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए तो उसको एसेट कॉस्ट में से क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो वो यहीं पे हम टैकल कर लेंगे। कैसे? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन यहां निकाला करेंगे, इसी में से लेस कर दिया करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या जी? इन्वेस्टमेंट इनकम। और ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो होगी ये इसी स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड्स के ऊपर आपने निकालनी है, इसके अलावा नहीं। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है जनरल लोन भी इन्वेस्ट कर दें आप, कोई मना तो नहीं कर रहा ना आपको, उसके ऊपर भी तो इनकम आएगी, वो सड़क पे फेंक देंगे नहीं, वो भी इन्वेस्ट किया तो पैसे आए हैं तो वो इनकम है, लेकिन वो इधर माइनस नहीं होगी, पीएनएल के अंदर इनकम बन सकती है, अदर इनकम के अंदर। यहां पर स्टैंडर्ड क्या कहता है, सिर्फ स्पेसिफिक लोन अगर है और वो सरप्लस पड़ा था और उसको आपने इन्वेस्ट किया है और उससे कोई इनकम आई है, तो वो जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का ऐड हुआ है उसकी इनकम को माइनस करने की इजाजत होती है। इस सवाल के अंदर ये है नहीं जी। सर हमने ये लोन लिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाँ तो हमने अब इसको इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, ये इसका क्या मतलब, आप कह रहे हैं स्पेसिफिक इसके लिए लिया है, तो फिर हम इन्वेस्ट कैसे करें? तो वेला पड़ा है ना, वेला बिल्डिंग तो बनती है, वेला तो वेला मतलब सारे पैसे इकट्ठे तो नहीं दे देते हम, पैसे सारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दें वो लेके भाग जाए, नहीं ना। आपको तजर्बा इस चीज का, अपने अब्बा से पूछना है। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को सारे पैसे भी हम नहीं देते। अच्छा, और सारे पैसे एंड तक भी नहीं रखते। सुनो मेरे बच्चों, एक मिनट बात सुनो। देखो, सारे पैसे एडवांस में दे दें तो वो भाग जाए, हम ढूंढते फिरे। ठीक है, अच्छा याद आ गया ना, ठीक है। तो सारे पैसे इकट्ठे नहीं देने, लेकिन सारे पैसे एंड पे भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये कहेगा भाईजान इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं सारे पल्ले से कैसे लगाऊं, तो कुछ मोबिलाइजेशन एडवांस देकर उसके बाद फिर प्रोग्रेस, यही तो मैं कह रहा हूं, प्रोग्रेस बिलिंग होती है, प्रोग्रेस पेमेंट्स होती हैं। जितनी प्रोग्रेस हो जाती है वो बिल बेचते आप वेरीफाई करते हैं, आप पेमेंट रिलीज करते रहते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो जब 6 लाख का लोन लिया और वो 6 लाख का लोन 8-10 महीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होना है, तो जितना अनइस्तेमाल्ड है उसको बैंक में डिमांड डिपॉजिट में रख दें कि जब जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे, और फिर तो वो अगले सवाल में आना, इसमें है नहीं पर मैंने फॉर्मेट में डाल दिया। ठीक है, और तीसरी और आखिरी चीज, इसके अलावा कोई चीज हमारी इस वर्किंग के अंदर नहीं आएगी, वो तीसरी और आखिरी चीज क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये वर्किंग हमारी जाकर के कंप्लीट हो जाएगी। जी कैपिटलाइज क्या चीज, जनरल लोन क्यों कैपिटलाइज हो रहा है, मैंने पढ़ाया है अभी जनरल लोन, ये तो कह रहा हूं कल पढ़ेंगे तो समझ आएगी है? वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोड़े इस बात को, फिलहाल तो ये है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ फॉर्मेट बनाया है कि बस ये है फॉर्मेट। IAS 23 में चौथी कोई चीज नहीं आनी इसके अंदर, ये 3 ही हैं, तो कंप्लीटनेस बस मैंने इस वर्किंग की जरा इंश्योर की है, 3 के अलावा चौथी कोई चीज इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगी। बल्कि ये 3 भी पूरी नहीं होनी आपकी, ये कहीं जाके पास पेपर में आगे जाके एंड पे जाके कहीं आना शुरू होगा, लेकिन मैं हर रोज लिखता रहूंगा यहां तक कि जब वो पहली बार आएगा आपको याद होगा। ये परमिट फी, मैथ फी आपके पता नहीं किसी सवाल में पास पेपर में जाके कहीं एंड पे जाके आएगी, लेकिन पहले से पता होगा कि परमिट फी इधर नहीं डालनी और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस इधर नहीं डालने, ये अलग अलग पता हो कौन सी चीज कहां पे है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट पीएनएल बैलेंस शीट भी हो सकती है, सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ एसिडी कॉस्ट भी हो सकती है, सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज भी हो सकती है, अलग अलग चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल लोन है नहीं है, मैंने कहा बस फॉर्मेट में डालो, कल पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। ठीक है, जनरल लोन अगर आप इन्वेस्ट करके, मैंने कहा था इनकम ले भी लेते हैं तो वो पीएनएल में ले जाना ना यार। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ो, फिलहाल जनरल लोन क्या होता है हमें पता ही नहीं है, बस इस फॉर्मेट में डाल दो। अभी ये देखो, ये है अभी तो ये, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे फिर बहस कर लेंगे इस पे। ओके जी, अभी इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं आई है, ये लो, और बताओ, इस सवाल में नहीं है। ठीक है, चलें आगे, अगले सवाल में फिर बताता हूं जब आनी है।
अगर हम वो सस्पेंशन है, मंडे को पढ़ेंगे वो फुली, नहीं तो ट्यूसडे को, मंडे को पढ़ लेंगे। वैसे सस्पेंशन दो तरह की होती है, रूटीन नॉन रूटीन, अलग अलग ट्रीटमेंट है। और ये सामने वाली गल तो पूछ लो कुछ, मैं तो कहना वहां, फिर आगे चलते हैं। हद हो गई, 10:30 तक चली जाएगी क्लास आज। अच्छा जी नेक्स्ट, अच्छा जी सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं ये निकालना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये वर्किंग हमारी है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली, और ये तो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम है नहीं, जनरल लोन है नहीं, ले दे के क्या बचा, वही एक क्वेश्चन 2 वाला पॉइंट, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसके लिए हमारा रूल, जो कि अभी कुछ दिन लिखते रहे, बाद में लिखना छोड़ देंगे, वो क्या है, ये वर्किंग एवे है, ठीक है ना। कमेंसमेंट ऐसे ही लिखेंगे छोटा सा, वो पहले एक बार लिख दिया, पूरी अंग्रेजी आपने लिख दी बस, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग, बस कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होगी जी, कमेंसमेंट होती है जी लेटर ऑफ, नंबर 1 लोन रिसीव, नंबर 2, ये भी 2-3 दिन में फिर आप लिखा करेंगे, आप तो एंड तक लिखेंगे, लेकिन पर्चे तक जाते जाते इंशाल्लाह ये वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट, और सीजेशन करोगे वर्क कंप्लीटेड पे। यार ये एंड वालों को नजर आ रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया यार, फिर लिखता हूं मैं जरा वहम पड़ गया। ये तो चलो मजबूरी से चीजें लिखनी है ऐसे। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट और सीजेशन वर्क कंप्लीटेड। बातें मत करो यार, आपस में बातें ना किया करो प्लीज। अब सवाल में से उठाओ इन चीजों को। लोन रिसीव हुआ है यकम जनवरी, वर्क स्टार्ट हुआ है यकम जनवरी, फर्स्ट पेमेंट हुई है सुभान अल्लाह जुबानी कर लेते, यकम जनवरी 2016, 16 ही है ना। वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, तो ये तो तीनों, तो यकम जनवरी 16 ही फिर हमारी कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट, और फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 30 सितंबर 16 पे, तो फिर यहां पे सीजेशन हो गई। तो कितने महीने, ये है वो अरसा जिस अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। हालांकि बैंक को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है। अभी दूसरा सवाल कराया, वो ये बस एक्सट्रैक्ट्स में आगे और एसिड कॉस्ट में ऐड करके दिखाओ, ठीक है, और फॉर्मेट जरा पूरा बना दिया बस, ओके। अच्छा, अब लोन की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बताओ, 6 लाख 1000 में चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, अब कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दें, यहां से तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहां पे क्या कर दिया आपने 9/12 जी। अच्छा साथ ही ना, साथ ही बाकी बताओ, लोन किस दिन आया था, यकम जनवरी को, और लोन के बारे में क्या कह रहे हैं, लोन जो है वो 2020 के एंड पे जाके रीपे होगा। इसका मतलब हमारे 16 वाले साल में भी आउटस्टैंडिंग रहा, तो लोन का तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, 9 महीने का ऐड हुआ तो बाकी 3 महीने का P&L में। ये मुश्किल काम है जो मैंने आज इधर ओपन कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात तो बहुत आसान थी, ये तो मैं पहले ये 54 ही तो निकाला था क्वेश्चन 2 के अंदर, बस जरा क्वेश्चन फैल गया, थोड़ा एक्सट्रैक्ट्स आ गए, तो ये मुश्किल होता है जरा देखना। तो अब पहले इसीलिए मैं कब से खप रहा हूं इस चीज को, ताकि ये बात समझ आ जाए। डायरेक्ट इधर ये करके फिर मैंने वो बात ही समझाई आपको एक्सट्रैक्ट्स वाली। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलेगा भाई, वही 600, उसका 12% पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, तो 3/12 इधर P&L में आ गया 18। अब एंट्री बनी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 18, CWIP बिल्डिंग डेबिट 54, और कैश क्रेडिट, जब हाँ कैश क्रेडिट उसने कहा था ईयर एंड पे पे होना है, ये ईयर एंड पे पे होगा, जो जितना 72 जितना बनता है वो क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अगर कोई एंट्री मांग ले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 18, बिल्डिंग डेबिट 54 और कैश क्रेडिट
72, 72। ठीक है। उसके बाद जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 54 माइनस 0 प्लस 0। मैंने सिर्फ फॉर्मेट पूरा किया है, ये तो पहले ही पढ़ा दिया हुआ है। अब जनरल लोन कल आएगा। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट इनकम वाला पॉइंट अगले सवाल में आ रहा है, वो करा देता हूं, कर लेते हैं आज। ठीक है, कर ही जाते हैं, छोटी सी वर्किंग और कर लेंगे, जरा घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आ गई जी? 54। अब एसेट की कॉस्ट के अंदर और क्या आना है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट्स भी हो गई हैं, काम भी पूरा हो गया। तो ये 100 जमा 200 जमा 300, 100 जमा 200 जमा 300। ये पेमेंट्स नहीं लेनी, कॉस्ट लेनी है। ठीक है ना? वो अलग बात है कि आज पेमेंट भी यही है, कॉस्ट भी यही है। जब कभी डिफरेंट हो जाए तो फिर याद रखना। ठीक है जी। 600 आ गया और 54 ऐड हुआ तो 654 कॉस्ट है एसेट की। ठीक है। अब ये किस दिन कंप्लीट हो गया? 30 सितंबर पे, और इस दिन से ऑनवर्ड ये यूज होगा। लाइफ के बारे में क्या कहा जा रहा है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज, तो फिर डेप्रीसिएशन निकल सकती है। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तो उसके बारे में फिर हमने कहा जी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट पकड़ें, कितनी है? ये 654। एंड वालों बता देना जहां समझ ना आए क्या लिखा हुआ है। 654 वर्किंग 1 से आया, डिवाइडेड बाय 5 साल लाइफ है, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन होगी। 30 सितंबर को रेडी हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स? तो 3/12, 32 ठीक हो गया। ये भी एक्सपेंस था। अच्छा, ये माइनस की फिगर एक्सेट्स में ना भी लगाएं, यहां लिखा तो होता है एक्सपेंस, चल जाता है। ठीक है ना? लेकिन लगा दें तो भी ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपकी बिल्डिंग नजर आएगी, लेकिन बिल्डिंग नजर आएगी किस पे? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट। ये कॉस्ट कहां से मिली? वर्किंग 1 से, लेस एक्यूमुलेशन, पहला ही साल है तो 33 आ गया आंसर। बस, और तो कुछ नहीं आएगा। लोन 600 का लोन लिया था, सारे का सारा पेएबल है। अच्छा, अगर इसमें से मसलन वो कहता 6 साल में लोन 100 करके रीपे होना है, तो फिर करंट में 100 और नॉन करंट में 500 आना था, लेकिन ऐसा ना हुआ, तो सारे का सारा लोन कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, लोन पेएबल। कितना जी? ले जी, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ, जो सामने है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी जी, बोले बोले। बेटा वो तब होता अगर ये जनरल लोन होता, कल पता लगेगा। ये लोन स्पेसिफिकली लिया ही किस लिए है? तो जिस दिन से लिया उस दिन से इसका इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो गया था, कमेंसमेंट डेट आ गई तो उससे ऑनवर्ड्स अब ये इंटरेस्ट सारे का सारा, ये स्पेसिफिक लोन का केस है। जनरल लोन में आपकी बात पे हम जाएंगे कल इंशाल्लाह, कि जितना यूज करेंगे सिर्फ उतने का इंटरेस्ट, क्योंकि वो कहीं और भी, ये कहीं और यूज नहीं होना है इसीलिए। ठीक है, सही है। चलो फिर 5वां सवाल करते हैं आज। फिर और तो कुछ नहीं कर सके, पिछला उधार सुधार, तो 5वां सवाल करा देता हूं आपको। चौथा आपको जी भाई, क्योंकि बेटा ये लाइन एक लिखी हुई है जो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी। एंटायर लोन इज रीपेएबल ऑन 31 दिसंबर 2020। अब हम खड़े हैं 16 के एंड पे। 16 के एंड पे खड़े होकर ये लायबिलिटी जो है वो 17 के अंदर रीपे नहीं हो रही। गॉट इट? 18, 19, 20 कहीं बाद में जाके हो रही, अगले 12 महीने में नहीं रीपे हो रहा। ओके, हाँ ऐसे सारे ला दिया। ओके ठीक। अच्छा जी भाई, 4 के साथ होमवर्क लिख लें, 5 मैं करा रहा हूं। और इसमें जो वाहिद चीज है तब्दीली वाली, वो पता है क्या है?
ये रेट दिया होना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मार्कअप इंटरेस्ट को ही कहते हैं। कहीं मार्कअप का लफ्ज लिख दिया उसने, कैरिड मार्कअप, हाँ मार्कअप इंटरेस्ट ही होता है। बड़ी चेंज दसी, ये है चेंज, ये है चेंज, यही है वो चेंज जो इधर भी आ रही है। कोई एक सवाल करना था, चलो पांचवा मैं करा देता हूं, बाकी सारा सवाल वैसा ही है, पढ़ के देखें। एक मिनट, ये एक मिनट इधर इधर जरा करें भाई। हाइब्रिड में भी एक दो बच्चे बैठ गए हैं फिर भी जिद करके। इसकी पिक्चर भाई लेनी है तो जल्दी से ले ले, मैंने इसको फिर अपने हिसाब से भी मिटा देना है, यानी कि सारी चीजें वही रखनी है, बस वो फॉर्मेट तो सेम ही रहना है ना हमारा, सवाल बदल जाना है। अच्छा जी, इधर भी बहुत बैठे हैं, ठहर जाओ तुम अब। अच्छा, अब सवाल को पढ़ना शुरू करें जी, पांचवा सवाल पढ़ना शुरू कर दें। ले आए भाई इधर, ये कमेंसमेंट से ज्यादा ऊपर बन गया। चलो सवाल पढ़ रहे हैं जी बेटा? हाँ जी, वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह रूल। भाई एक सवाल आया है कि अगर, वैसे सवाल में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, फिर आपने क्यों ये सवाल पूछा है? इस सवाल में लिखा हुआ है लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन, फिर क्यों ये सवाल पूछा आपने? वैसे जनरल सवाल तब पूछना था जब ये ना लिखा होता, वैसे उस वक्त मैंने ये बताना था जो चले अब बता रहा हूं। अगर सवाल लोन के बारे में खामोश होगा तो स्पेसिफिक अज्यूम करेंगे। अब आज लिख लो, कल बताना था, चलो आज बता दिया। वर्क कंप्लीटेड, ओ सॉरी, आप अपना अपना इधर क्यों लेके आए आमिर, क्यों लेके आए इधर? सवाल पढ़ रहे हैं बोलो, हद होगी यार। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, इसमें भी बनाने हैं, मैंने अभी लिख देना। नो सर, कैसे नो सर कह लिया? अच्छा एक मिनट के लिए इधर लाएं जरा, एक मिनट के लिए। मिसाल के तौर पे वो ये लिखता कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो नहीं नहीं नहीं, फिर 31 नंबर 16 पे पूरे साल का जो 72 रुपए इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेएबल में नजर आता करंट लायबिलिटीज में, अगर ऐसा कभी हो जाए एक्सट्रैक्ट्स में। अच्छा मैंने कहा छेड़ दूं, ऐसे था नहीं, जान दे उधर, पायन जान दे उधर, छाड़ दो मोबाइल नू, मेहरबानी ताड़ी, एवं कुट ना खा लेना एवं बच्चे, थोड़े नहीं ने। आमिर भाई और मेरा भी जन्म जन्म का साथ चल रहा है, फिर भी इनको पता भी है कि मैंने देख। आमिर भाई कब से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी क्लास की, बता सकते हैं बच्चों को? कोरोना से भी पहले, यानी उसके बाद कोरोना भी आ लिया। आमिर भाई ने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया, देख लो अब, है मतलब दिलेर हो गए। पता भी है इनको कि मैंने सबसे पहले यही चीज पकड़नी है, इधर से थोड़ा सा हिलना जुलना है। पर मैंने तो कहा था कि कम से कम पर्चे ही दे लेते, सीए हो जाना तो सारा नहीं। वो एफआर, एमए और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ये मेरी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये 3 इधर हो गए, जब ये 3 पास हो जाने थे तो फिर इनका उस्ताद बदल लेते हैं इनका। मतलब 2019 से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 7 साल में इनका, आप आजकल आर्टिकल चल रहे होते हैं इनके, अगर स्लो स्लो भी करते तो। अच्छा चलो भाई, सवाल में कोई तब्दीली सिवाय इस लाइन के कोई नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मेट में मैंने पहले ही आपको तब्दीली बता दी हुई है, वो क्या है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, पहले के सवाल पहले पढ़ लें, क्या ख्याल है? ठीक है, सवाल 10 मिनट में हो जाना है, पर पढ़ के जरा आराम आराम से गी 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 करके 15-20 मिनट में करते हैं। छुट्टी वैसे 10:30 होगी इंशाल्लाह, या कम नहीं, मैं नहीं जान के नहीं लेट करूंगा, जो टाइम लगना है, ठीक है। 10 मिनट में भी हो सकता है। सवाल रिपीट टेलीकास्ट है, बस ये लाइन नहीं है, तो इसकी वजह से एक छोटी सी वर्किंग ऐड होनी है।
वो वर्किंग समझ आए या ना आए, पर चुप करके आज करके निकल जाना, कल जब आओगे तो ये सब काम दोबारा होना है, ठीक है ना, फिर वही सिफर से शुरू होना है, तो फिर इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। कराना इसलिए जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आपको दे के भेजूं, घर पे सोचते तो रहते हैं ना कम से कम। ऑन यकम जुलाई 16 a medium term loan of 2 million was obtained specifically for construction of the construction work started on यकम जुलाई 16 10% मार्कअप है, यानी इंटरेस्ट रेट है पर एनम। अच्छा पर एनम लिखा हो तब पर एनम, ना लिखा हो खामोशी में भी पर एनम ही होता है, अनलेस कि वो खुद कह दे पर क्वार्टर है पर मंथ है, ओके, तो इंटरेस्ट रेट होता ही पर एनम है। पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर, लो जी ये फिर वही हो गया, पहली तीनों डेट्स सेम है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 31 मार्च पे और सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड। अच्छा अब यहां पे ना थोड़ी सी चीजें ऐड कर रहा हूं मैं, ये ए रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट बी ऐड करें, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। अब चूंकि उसमें मुझे डेप्रीसिएशन वगैरह चाहिए तो यूजफुल लाइफ भी दे देता हूं, तो सवाल में गिवन थी ना, अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ इज 7 years, ठीक है जी। 7 किसने बोला वैसे हैं, मतलब 7 की क्या साइंस थी उस्ताद हैं, पहले से लिखा हुआ था, पुरानी अच्छा पिछली बार वाली किताब रखी हुई सामने, चलो ये भी साइंस ही है वैसे हैं, चलो ये तो इसका मतलब पिछली दफा जैसा सवाल होगा, चलो फिर तो पिछली दफा रिकॉर्डिंग दे दूंगा। 7 years एंड लोन इज रीपेएबल, एंड लोन इज हमारा साल है 30 जून 16 वाला ना, एंड लोन इज रीपेएबल इन 2020 इन 2020 या ऑन 30 जून 2020, तो मतलब 17 में नहीं पे होना। असल मतलब मुद्दे की बात क्या है, 16 का एंड पे खड़े हैं, 17 में नहीं पे होना कुछ भी। करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन में मैंने अभी आपको नहीं डाला क्योंकि वो भी आसान बात है, लेकिन फिलहाल जो चीज एक सीख रहे हैं ना उस पर फोकस किया हुआ है, ठीक है ना। लो जी सवाल आपका मुकम्मल है, जवाब की तरफ चलते हैं। अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ये मैं बार बार इसलिए करूंगा, सादा बात थी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इतनी सी वर्किंग है ना। रिक्वायरमेंट असल तो क्या थी, बोरिंग कॉस्ट टू बी, यानी ये बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट ए है आज, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए क्या है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यही है ना, ये रिक्वायरमेंट है। तो इतनी सी रिक्वायरमेंट आपके पास पेपर के सवालों में देखोगे 8 से 10 नंबर का सवाल आता है, सिर्फ यही रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ ये पता इसलिए पता होना चाहिए कि परमिट फी इधर आनी है इधर नहीं आनी, ये गड़बड़ ना हो, ठीक है। लोन पैसे चार्जेस इधर आने हैं उधर नहीं जाने, सिर्फ ये अकेला अगर पूछेगा तो पता हो ना इसमें क्या क्या आता है, इसलिए अलग अलग, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट ए थी, तो रिक्वायरमेंट बी हमारी बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, पेज नंबर, हाँ थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट ए है, बी है, और रिक्वायरमेंट ए उसने पूछी हुई थी, ठीक है। अब वही बात, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो दिमाग वही चल रहा है, इंटरेस्ट होगा, लोन आया तो उस पर इंटरेस्ट मार्कअप रेट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मसलन अगर यकम जनवरी को लोन लिया होता, सब कुछ यकम जुलाई को लोन लिया है और पूरा साल काम चलता रहता 31 दिसंबर या 30 जून तक, तो 12 महीने का इंटरेस्ट कहां चला जाता, तो यहां पे फिर तो हो भी सकता है इधर, नहीं भी हो सकता, वो तो देखेंगे सवाल के अंदर। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है लोन का, डेप्रीसिएशन होगी बिल्डिंग की, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में बिल्डिंग होगी और लोन होगा, और अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हो तो इंटरेस्ट पेएबल भी आ सकता है करंट लायबिलिटी में, ठीक है। सवाल तो फिर सेम है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना, सही है। अब इसमें सिर्फ नई चीज क्या आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसके बारे में आपको क्या बोला, सिर्फ स्पेसिफिक लोन के बारे में IAS 23 ये इजाजत देता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को इधर माइनस कर लो। अच्छा बाकी कोई भी पैसा आपके पास पड़ा हो, आप उसको भी इन्वेस्ट करके इनकम कमा सकते हो, किसी ने नहीं रोका, पर वो अदर इनकम पीएनएल के अंदर बन सकती है, एसेट की कॉस्ट को माइनस नहीं होगी। चाहे जनरल लोन कभी वो सवाल में कह दे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो कहे हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े थे वैसे हमने वो अपने कैश में से इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी वो उसको इन्वेस्ट कर दिया, जो मर्जी हो जाए, इन्वेस्टेड मनी पे इनकम आनी है, उससे किसी ने नहीं मना किया। पर IAS 23 ये पढ़ा है जिसने इन्वेस्टमेंट इनकम को बोरिंग कॉस्ट में से माइनस करने की इजाजत सिर्फ किस सूरत में देनी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट इनकम
स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड्स पे आइए। ओके, अच्छा, अब आसान नंबर फिर यही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज स्पेसिफिक लोन वाला। कैसे? कमेंसमेंट सेशन देख लो, तो यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 16, ये यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 16, मिलियन में कर लेंगे, यकम जुलाई 16। फिर वर्क कंप्लीटेड 31 मार्च 17, 31 मार्च 17, तो यकम जुलाई 16 से 31 मार्च 17 तक कितने मंथ्स बने? फिर 9 मंथ्स आ गए। अब लोन यकम जुलाई 16 को आया है और 20 में जाके रीपे होना है, इसका मतलब पूरा साल ये पूरा लोन क्या रहा? आउटस्टैंडिंग। तो पूरे साल का इंटरेस्ट इनकर हुआ, उसमें से कुछ पीएनएल में जाएगा, कुछ, सही है? ओके, अच्छा इधर देखो, यहां पे लिखा नहीं हुआ लोन इज 10% विच इज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो नॉर्मल असम्पशन भी यही है कि पे हो जाता है, अनलेस के वो यूं लिखे लोन यकम जुलाई को आया है, इसका इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है ऑन यकम जुलाई ईच ईयर, तो इसका मतलब यकम जुलाई 16 से 30 जून 17 तक का इंटरेस्ट 30 जून 17 की शाम की बजाय अगले साल यकम जुलाई 17 की सुबह पे होगा, तो फिर वो पेएबल आ सकता था। खुद से अज्यूम नहीं करना। खामोश भी है तो अजम्पशन नॉर्मल क्या है? सालाना इंटरेस्ट है तो साल के आखिर में क्या हो जाएगा? पे। एक्स के लिए बता रहा हूं। ओके, अच्छा जी, अब लोन की अमाउंट क्या है? बोलो, 2 मिलियन। अच्छा, अब 1000 लिखा हुआ है हर जगह, चलो फिर इसको क्या कर दो 2000। लोन कितना है जी? 2000। समझ आ रहा है? इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। कितने महीने का कैपिटलाइज कर सकते हैं? 9/12। आंसर जी 150। अच्छा, यहां पे कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल में नजर नहीं आए, लेकिन साथ ही दूसरा कर लिया करो, बाद में भूल ना जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो बनेगा, क्योंकि 2000 के लोन के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट तो कुछ 10% है, कुछ 200 रुपए बनता था, ऐसे ही है, लेकिन हमने तो सिर्फ 150 को कैपिटलाइज किया, तो बाकी 50 क्या है? बैंक ने पूरा 200 लेना है, ठीक है? तो दूसरा डेबिट जो बाकी बचा वो इधर आ गया, 3/12। कितना जी? ठीक है जी। अब नई चीज आ गई, और वो नई चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। सवाल में ये लाइन होगी तो होगी ना, वरना नहीं। पिछले सवाल में तो नहीं लिया था। क्या कहता है? सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 4%। नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट से कम होगा, क्योंकि ये ऑन डिमांड ऐसे हम रखते हैं कि जी बैंक को दिया कि यार जब जरूरत पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर आएगा हम फौरन निकाल लेंगे, तो नॉर्मली उस पर फिर रिटर्न जो है वो कम ही मिलता है। अब मामला यह है कि यकम जुलाई को 2000 का लोन आना है, जिसमें से 800 का यकम जुलाई को ही निकल जाना है, बाकी बचना है 1200। ये 1200 यकम जुलाई को फारिग हो जाएगा टिल यकम नवंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ये पैसे फारिग रहने हैं। इनको बैंक के हवाले करेंगे और कहेंगे भाई ये 4 महीने ये रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो 4 महीने का इंटरेस्ट इस 1200 पे आपका बन जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर का नया बिल आएगा। अच्छा, मैं जैसे करवा रहा हूं ना वर्किंग, वैसे ही कर लेंगे, जरा आसानी है, ठीक है? तो मैं यूं आपको जैसे समझा रहा हूं ऐसे अज्यूम करें, ऐसा होता नहीं लेकिन अज्यूम ऐसे ही करें, क्योंकि वर्किंग के कई तरीके हैं जिससे आंसर सेम ही आना है। तो मैं जरा आपको यूं कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल भेजा, आपने बंदा भेज के पूरा 1200 बैंक से मंगवा लिया। कॉन्ट्रैक्टर ने फोन किया मैं बिल लेके आ रहा हूं, आपने बंदा मंगाया जो बैंक से 1200 उठा लो, स्पेसिफिक लोन वाला। तो इसका मतलब 4 महीने 1200 इन्वेस्टेड रहा, अब वो आ गया आपके पास वापस। अब बिल आया कितना? 600 का। आपने 600 रुपए का बिल पकड़ाया कॉन्ट्रैक्टर को, बाकी कितना बच गया? छोटे को कहा जाओ वापस जाके बैंक को दे आओ। अब ये 600 इन्वेस्ट हो गया किस दिन? यकम नवंबर। अब नवंबर और दिसंबर 2 महीने गुजर गए, ये इन्वेस्टेड रहा। फिर यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया। ये ऐसे नहीं होता, मैं समझा रहा हूं, कैलकुलेशन के कई तरीके हैं, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है ना? जो मैं समझा रहा हूं ऐसे ही समझ ले, ठीक है? फोन आया, मैं आ रहा हूं बिल लेके। हमने कहा ओके ठीक है, छोटे जाना बैंक से पैसे ले आओ। कितना पड़ा हुआ था? 600। वो ले आया, बिल कितना दिया उसने? 200। बाकी कितना बच गया? छोटे वापस ले जाओ। और छोटा ही भाग भाग के थक जाना है, लेकिन ये वर्किंग का तरीका है। अब
ये जो काम हो रहा है कि 2000 से 1200 हुआ, 600 हुआ, 400 हुआ और 0 हुआ, ये जो बैलेंस बार बार बदल रहा है, इस बैलेंस को बदलने के लिए एक वर्किंग किया करेंगे, ये बैलेंस निकालने के लिए एक वर्किंग किया करेंगे जिसका नाम रखेंगे रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। क्या नाम रखेंगे जी? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। बेटा वो आपकी मर्जी, आप वैसे ही ले लीजिएगा। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल मैंने जिस तरह से वर्किंग करानी थी मैंने बता दिया। मैंने यही अभी अर्ज किया है कि इसकी कैलकुलेशन के कई सारे तरीके हैं, ये आंसर निकालने के कई सारे तरीके हैं, बट इसमें बहुत सारी आगे चीज़ें आनी हैं, तो मैं जो कन्वीनियंट वे बच्चों के हिसाब से लगता है वही निकाल के रखी हुई है कई साल से अब आपके लिए, ठीक है? तो मैं तो ऐसे ही कराऊंगा। अब इसमें कितने कॉलम्स आएंगे? सबसे पहले डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीवेल सरप्लस, नहीं सॉरी, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर स्पेसिफिक लोन्स, स्पेसिफिक लोन्स, लफ्ज क्या लिखा मैंने? यानी आने वाले दिनों में 2 स्पेसिफिक लोन्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है? किसी सवाल में ऐसा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 1 के लिए कर रहे हैं वही 2 के लिए कर देंगे, 3 के लिए कर देंगे। तो स्पेसिफिक लोन्स और फिर बैलेंस। अच्छा, अब इसी रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में मैंने कॉलम्स बढ़ाते जाना है। कल को जनरल लोन आएगा, इसमें कॉलम बढ़ जाएगा, फिर कोई ओन फंड्स आएंगे, कॉलम बढ़ जाएगा, कोई गवर्नमेंट ग्रांट आएगी, कॉलम बढ़ जाएगा। आज एक ही है, ये मैंने ज़बानी नहीं बोला था अभी, यही काम हमने करना है बस इस स्केड्यूल में। काम आसान है, क्लास थोड़ी आगे जा रही है। इसके बाद कौन सी क्लास होती है आपकी? DSR। जरा भाई जरा किसी को भेजें, जरा वसीम को बुलाएं, जरा उस सर से पूछ लें कितनी देर बाद सर शुरू करेंगे। सर से 10 मिनट आज मांग लेते हैं, ठीक है? ओके है ना? रिलैक्स हो, वैसे ही 10 मिनट लेट होती है ना, 25 मिनट लेट होती। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया राहिल शरीफ। अच्छा, तो याद है, पुरानी बात है। अच्छा सुनो 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 सुनो, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने के लिए हम एक काम किया करेंगे, हम अपने सवाल की सारी रिसीट्स पेमेंट्स को डेट वाइज नंबर करेंगे। क्या करेंगे? डेट वाइज नंबर। अब आप कहोगे यार कैसी बेवकूफाना बात है, नजर आ रहा है लोन आया 1 जुलाई, फर्स्ट पेमेंट 1 जुलाई, सेकंड पेमेंट 1 नवंबर, थर्ड ही है, फोर्थ ही है। तो बेटा ये आसान सवाल है ना, अभी तो आपको पता नहीं है क्या कुछ आना है सवालों में। एक लोन आएगा, फिर एक और लोन आएगा, फिर लोन की किस्तें पे हो रही होंगी, फिर इंटरेस्ट रीपे हो रहा होगा, बीच में कंस्ट्रक्शन पेमेंट जा रही होंगी, परमिट फी जा रही होगी, कोई डेट आगे होगी कोई पीछे होगी, तो फिर काबू में नहीं रहेगा। तो आसान सवाल में ही चीज सिखाई जाती है, मुश्किल में तब जाके अप्लाई होती है ना। कि पहली बार मुश्किल सवाल में को चलो यार आज नंबरिंग कर ले, नहीं। तो रिसीट पेमेंट का असूल ही क्या है? हम अपने सवाल की सारी रिसीट्स पेमेंट्स को, स्पेसिफिक लोन की, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स की, सारा, ठीक है, क्या कर लेंगे? डेट वाइज नंबर। अब डेट वाइज नंबर करें जी। सबसे पहले क्या आ रहा है? 1 जुलाई को लोन आया, 1 जुलाई को ही फर्स्ट पेमेंट, और मारे गए, कोई बात नहीं, इसको ए कर लें, इसको बी। सेम डेट पर अगर कोई रिसीट्स पेमेंट्स आ जाए करेंगी तो ए बी सी डी जितनी मर्जी आ जाए कर लेंगे, सही है? नेक्स्ट, यकम और यकम, बस, ठीक है? तो 5 अदद ट्रांजैक्शंस हैं। लोन आया, उसी दिन लोन में से कुछ रीपे किया, छोटे बैंक में भेज दो, सही है ना? ये ऐसे छोटे, मतलब मेरी ये तरतीब है वर्किंग की कि मैंने 1200 पर इंटरेस्ट निकालना है 4 महीने का, फिर पूरा मंगवा लेना है। अब एक मशवरा आया, जितना जरूरत है उतना ही मंगवा लें, तो फिर कैलकुलेशन आप उसी हिसाब से कर लें। मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, तो मुझे जैसे आता है मैं तो वही सिखाऊंगा ना आप लोगों को, जो मुझे आसान लगता है, ठीक है? तो बस सादा सी बात है, इंटरेस्ट जैसे भी निकालें सेम आना है, इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे भी निकालें सेम आनी है। तो फिर मेरे मशवरे वाली वर्किंग के ऊपर चलेंगे, जिसमें हमने छोटे को क्या करना है, जाके सार, हमें क्या पता कितना पैसा उसने मांगने आके, तो हम सारा मंगवा लेते होते हैं, ठीक है ना? ऐसे मेरी अपनी कहानी है, मेरी जबानी, मेरी मर्जी। अच्छा, ठीक है? अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में डेट वाइज नंबरिंग हो चुकी है, रिसीट्स पेमेंट्स को रखने लगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आया? वसीम आया। वसीम, सर से पूछ के आओ, 10 मिनट अगर बच्चे लेट आए आज तो कोई बात नहीं, सरासिर से, ठीक है? 40 तक आ जाएंगे। वैसे कितने बजे क्लास शुरू होती है? चलो कोई नहीं, आज सर को कहेंगे तो 10 मिनट हमें
अच्छा इधर देखो भाई, डेट वाइज तो यकम जुलाई 2016 पर क्या आया, लोन। तो यहां पे हमने लिखा जी लोन रिसीव्ड। बेटा देखो ध्यान से, सुकून से, हालांकि ये 2 मिनट का काम है लेकिन मैंने इसलिए 10 मिनट सर से मांग लिए, आराम सुकून से करें, जल्दी नहीं करनी। लोन रिसीव्ड 2000 में चल रहे हैं ना, और इसी दिन यकम जुलाई 2016 पे क्या हुआ, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 800। अब जब भी सेम डेट के ऊपर कोई रिसीट पेमेंट आ रही हो तो उनको एक डिब्बे में बंद कर देना, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, और इसका आंसर निकालना है कितना, ये 1200 अब आपके पास अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। किस दिन अवेलेबल है, यकम जुलाई 16 पे। तो इसको यहां पे लिख दो बैलेंस वाले कॉलम में। क्या मतलब, ये अब बैंक में भेज दिया आपने, ठीक है, ये छोटे ने जाके इसको बैंक में जमा करा दिया। ओके, अब ये 1200 रुपया इन्वेस्टेड रहेगा यहां तक के अगली मूवमेंट आ जाए, यकम नवंबर को 600 इसमें से माइनस होना है। तो यहां पे आके हमने लिखा यकम नवंबर 16, क्या हुआ जी, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। तो इस स्पेसिफिक लोन में से कितना, 600 रुपया हमने कर दिया माइनस, बाकी क्या बच गया, 600 बच गया। ये 600 अब किस दिन अवेलेबल है आपको, यकम नवंबर। तो ये तरीका आसान है। क्या 1200 कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, बैंक में रख दिया, मैं मशवरा नहीं मांग रहा, चुप करके सुने। 1200 कितने महीने इन्वेस्टेड रहा, कितने सिखा रहा हूं, वर्किंग सिखा रहा हूं। 12 कितने महीने इन्वेस्टेड रहा, कौन कौन से, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर। फिर बैलेंस बदल गया, अब बैलेंस बदल कितना रह गया, 600। अब ये 600 कितना अरसा इन्वेस्टेड रहा, यकम नवंबर से इन्वेस्ट हुआ, और अगली मूवमेंट क्या आ रही है, यकम जनवरी। तो यहां पे हमने डेट वाइज यकम जनवरी 2017 थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी, 200। मल्टीपल वेज हैं इस वर्किंग को करने के, मल्टीपल वेज हैं, ये एक्सपेंस, ये इनकम निकालने के मल्टीपल वेज हैं। ओके, मर्जी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरी राय यही हुआ करती है आपको कि एक क्लास में तो एक फॉर्मेलिटी चलना चाहिए आगे, इसलिए मैं तो फिर जो करा रहा हूं कोशिश करें इसी पे कर लें, बाकी पाबंदी कोई नहीं है। 600, ये देखो 1200 में से 600 गया, बचा 600, 600 में से 200 गया, बचा, अब ये 400। अब 600 कितने महीने इन्वेस्टेड रहा, नवंबर और दिसंबर, फिर बैलेंस बदला, अब 400 रह गया। अब ये 400 कितने महीने इन्वेस्टेड रहा, ने कहा जी यकम मार्च तक, यकम मार्च पे। फिर तो ये जो रिसीट पेमेंट है ना जी, ये रिसीट पेमेंट हम बनाते हैं डेट वाइज रिसीट पेमेंट के साथ, तो उसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं सवाल में, और अपनी नंबरिंग के हिसाब से डेट वाइज रिसीट पेमेंट्स को यहां लिख लेते हैं। इससे हमारे पास क्या आता है, बैलेंस, जिसको हमने इन्वेस्ट करके इनकम कमानी होती है, तो वो फिगर हमें यहां पे चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, सही है। अब ये कितना गया जी, 400 गया, तो बाकी क्या बच गया, डन जी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट भी तो करनी है, थोड़ा इधर ले आओ यार इसको जी, कितना आया था, 150। अच्छा अब इधर देखो जी, देखो बच्चों, ये जरा नीचे जा रहा है, हालांकि खाली है, जरूरत कोई नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा हुआ है ताकि कल को ये पूरा हो तो हमारा फॉर्मेट पूरा ही रहे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, हालांकि है नहीं अभी, कोई नहीं है। लो मेरे बच्चों इधर देखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बातें मत करो यार। अब रह क्या गया जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आ चुका है, इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन की निकालनी है, बड़ी अहम बात हो रही है। ठीक है, यकम जुलाई को ये, यकम जुलाई को ये 1200 रुपए अवेलेबल हुए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को हमने सिर्फ कितने दिए, 800, बाकी 1200 फारिग है। ये 1200 अब इन्वेस्ट हो गया,
इन्वेस्टमेंट इनकम निकलने लगी है। देखिएगा जरा, इन्वेस्टमेंट इनकम 1200, क्या रेट है 4%। अब कितने महीने, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, ये पूरा भी नहीं होगा, डेढ़ महीने, पौने दो महीने, ये भी हो सकता है, हुआ करेगा, ठीक है। फिलहाल पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, कितने महीने, 4/12। अभी आंसर ना निकालो, चलने दो, कैलकुलेटर पे एक ही बार आंसर निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस बदल गया, ये देखो, ये यहां तक तो रहा आउटस्टैंडिंग, लेकिन फिर 1 नवंबर को बैलेंस बदल गया। अब बदल के कितना रह गया, 600। अब ये 600 किस दिन अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, 1 नवंबर पे। अब इसको हमने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। ये समझाने के लिए मैंने कहा था छोटे वाली कहानी, ठीक है। छोटे को कहा जाओ भाई वापस, कितना 600 जाके फिर बैंक को दे आओ कि या फिर फारिग है। अब ये 600 कितने महीने रहा, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, तो प्लस 600 इंटू 4% इंटू 2/12 प्लस, अभी भी काम रहता है, थोड़ा और इधर कर दो जी, प्लस इधर आओ, इधर ले आओ जी। उसके बाद फिर बैलेंस बदला और अब 400 अवेलेबल है, किस दिन, 1 नवंबर, पूरा नवंबर, सॉरी 1 जनवरी, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, बस 2 महीने। तो ये जनाब 400 इंटू 4% इंटू 2/12, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर एक ही बार बताओ कितना, हाँ 23 राउंड कर दिया जी हमने, ये माइनस। अब सुन लो एक बार, बातें ना करो आपस में। इस 150 की एंट्री क्या की थी हमने, याद करो, इस 150 की एंट्री क्या सीखी थी हमने, CWIP डेबिट कैश, तो कैश ही क्रेडिट कर दो, ठीक है। मैं बिल्डिंग ही लिख दूं डायरेक्ट, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये सीखा था ना जी। तो इनकम, इस वाली इनकम 23 की इनकम की एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, इनकम की बजाय बिल्डिंग क्रेडिट। किसी ने मुझसे पूछा था इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी वर्किंग के अंदर ये बिल्डिंग का डेबिट और क्रेडिट नेट करके शो कर देते हैं। 150 ने ऐड होना है, 23 ने लेस होना है, नेट करो तो क्या बनता है, कितना, ये 127 नेट में ऐड कर दो, बस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगली बात, ये 127 ही बचा है। अगली बात, आज तो नहीं ऐसा हुआ, हो सकता था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बैलेंस पड़ा होता, तो फिर उस पर भी इन्वेस्टमेंट इनकम आती। अब उसका क्या करते, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस जिस अरसे का कैपिटलाइज हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम भी सिर्फ उसी मुद्दत की माइनस हो सकती है। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जिस अरसे का कैपिटलाइज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी सिर्फ उसी अरसे की माइनस हो सकती है। जिस अरसे का इंटरेस्ट इधर नहीं आया, पीएनएल में गया, अगर उस अरसे में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाएगी ना कल को, तो भी कहां जाएगी, पीएनएल के अंदर, ठीक है। बहरहाल सवाल खत्म हो गया हमारा, क्या करें, बस इतना सही था। तो ये 127 आ गया इधर, ये 127 बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बहुत नीचे चला गया यार, फिर लिखता हूं एक बार। नंबर 3 जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ये हमारे पास नील आ गया, और ये जरा दूर से नजर आने वालों को मसला हो रहा था, ये जनाब 127 क्या हो गया, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये आ गया इधर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, 800, 600, 200, 400, 800, 600, 200, 400, कितने गया ये, 800, 600, 200, 400, कितना आया, 2000, पूरा 2000। परमिट फी कोई नहीं, कंसल्टेंट फी कोई नहीं, 1000 में चल रहे हैं ना भाई। फिर 127 आया, और ये 2127 क्या बन गया जी, एसिड की कॉस्ट। अब इस एसेट ने किस दिन कंप्लीट हुआ है जी, 31 मार्च, हमारा ईयर एंड है 30 जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने इस्तेमाल होना है।
3 महीने की डेप्रीसिएशन। लाइफ मैंने सवाल में आपको बताई है 7, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जी। कॉस्ट 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 2127 वर्किंग नंबर 1 से, ये आज रिक्वायरमेंट ए से आया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे 7 ईयर से, पूरे साल की डेप्शन कितने महीने की चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैच करे, इन 2 सवालों में मैच कर गया, जरूरी नहीं है मैच करे, ओके, अलग अलग सोचा करो बस जी। 76 की डेप्रिसिएशन आ गई। नॉन करंट एसेट्स में नाम क्या है इसका, बिल्डिंग, बिल्डिंग। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 21 वर्किंग 1 वाली माइनस 76 आंसर जी 2051। डैस्टर देना, डैस्टर। लोन 3-4 साल बाद कहीं जाके रीपे होना है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा लोन आपका। कितना है जी, पूरा 2000। तो नई चीज क्या पड़ी है जी, रिसीट पेमेंट। क्यों बनाना पड़ा, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी थी सरप्लस फंड्स पे, ठीक है। जबानी भी निकाल सकते पर आगे बहुत सारी चीजें आनी है इसमें, तो बुनियाद पड़ी है अभी, ठीक है। यहां तक अब कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। टाइम तो बेटा मैंने ले लिया हुआ है ना, इसलिए चुप करके मैंने कहा सवाल पूछो जी। अब कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नहीं है, चौथा सवाल करना है, मेरी राय चौथा पांचवा दोनों कर लेना, ठीक है। चौथा और पांचवा, और वो तो वैसे ही है, पता ही आपको, तीसरा सवाल तो बस एवं ही है, छोटा सवाल है, वो अब ना भी करो तो खैर है। चौथा पांचवा दोनों कर लेना। IAS 40 के MCQs होमवर्क में दिए हुए हैं आपको, हो गए थे। चलें, पर अब उनमें कोई मसला होगा तो कल डिस्कस करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज। किसी का सवाल है तो वो रुक जाए, जाने वालों को जाने दें और वो अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। मैं अभी रुकूंगा 2-4 मिनट, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलें, अल्लाह हाफिज।